हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पॉलिटी को रिवाइज करेंगे। तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक्स। ठीक है, प्रोविजन फ्रॉम वेरियस कंट्री। ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाईकैमरलिज्म। ठीक। यूएसए से लिया है हमने फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। नाउ आयरलैंड से बने डीपीएसपी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। कनाडा से फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ द रेसिड्यूरी पावर विद सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से जॉइंट सिटिंग। वीमर रिपब्लिक से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से जो पहले था। सोवियत यूनियन से फंडामेंटल ड्यूटी, आइडियल ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन द प्रीएम्बल। फ्रांस से रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ द लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। साउथ अफ्रीका से प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं करना, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा साउथ अफ्रीका से लिया है, और जो राज्यसभा के नॉमिनेशन ऑफ मेंबर है वो हमने लिया है आयरलैंड से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। जापान से प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, जो कि अब मोर और लेस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में कन्वर्ट हो चुका है काफ़ी जजमेंट्स के बाद। जुडिशियल रिव्यू की पावर, केशवानंद भारती केस। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर यहाँ से लिया है, लेकिन अपॉइंटमेंट जो गवर्नर का होगा सेंटर के द्वारा होगा वो होगा कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, जुडिशरी भी अपन ने यहीं से अपना जो सिस्टम लिया है, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी का। पब्लिक सर्विसेज कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स यहाँ से लिए हैं। फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट है, 395 आर्टिकल, डिवाइडेड इन 22 पार्ट, 8 शेड्यूल। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, कोर वैल्यू इंटैक्ट है लेकिन फ्लेक्सिबल भी है, प्लस रिजिड, इतना रिजिड भी नहीं है, पर्याप्त रिजिड है, मतलब मिक्स है, ब्लेंड है। तो 368 में 2 मेजॉरिटी हैं बाय स्पेशल, स्पेशल पर स्टेट रेटिफिकेशन इफ़ द मैटर इज ऑफ स्टेट लिस्ट टू द फेडरल कंसर्न। फिर सम प्रोविजन कैन बी अमेंडेड बाय द सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी से सम अमेंडमेंट को मतलब कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सिंपल मेजॉरिटी से हमें बाउंड्रीज़ का जो रीएलोकेशन, मतलब जो अंदर की बाउंड्रीज़ वगैरह हैं उनका, जो स्टेट की आर्टिकल 3 की बात कर रहा हूँ उसकी मैं हम लोग कर सकते हो, उस सब में सिंपल मेजॉरिटी की चलेगी। ठीक है, और जो स्टेट में जो विधान परिषद होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है जो है ना, उनको हम हटा सकते हैं सिंपल मेजॉरिटी से। स्टेट की रेटिफिकेशन ऑब्वियसली स्टेट कंसर्न होगी। ठीक है, फिर फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायसेस हैं। तो यूनिटरी फीचर क्या है? अब सिंगल सिटीजनशिप है, ऑल इंडिया सर्विसेज है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर है, डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, सिंगल इलेक्शन कमीशन है। ठीक है, मतलब ऑल जो हमारे स्टेट्स की भी मेन जो इलेक्शंस होते हैं वो कराता है सेंट्रल भी। इमरजेंसी प्रोविजंस में यूनिटरी बन जाती है पूरा सिस्टम ना। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन होता है ना। ठीक है, फिर लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में ये सब चलता है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है, तो अब ये क्या है? पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, अमेरिका प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी। इसका सिंथेसिस है, कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम नॉट द ऑर्गन्स। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, हायरार्की है, बड़ी कोर्ट सुप्रीम, हाई सबॉर्डिनेट, सेपरेशन ऑफ पावर जो हमारे डीपीएसपी में दिया आर्टिकल 50 विद जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव की सेपरेशन। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में दिए हुए हैं 6 फंडामेंटल राइट, प्रमोट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करते हैं। एक्ट एज ए लिमिटेशन और एग्जीक्यूटिव टायरनी, तो लिमिटेशंस का भी रोल प्ले करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट, ये आपको पता होगा। नाउ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं, पार्ट 4 में है, प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो हमने पढ़ा था कि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो फंडामेंटल राइट्स कैटर करते हैं, और जो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है वो हमारे डीपीएसपी कैटर करते हैं। नाउ फंडामेंटल ड्यूटीज़, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, सोरेनसन कमेटी, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ एडेड, नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सेबल बट इम्प्लीमेंटेड थ्रू सम एक्ट। तो इनको एक्ट कर सकते हैं। अब जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको चेक करने के लिए वर्मा कमेटी का भी गठन हुआ था। तो वर्मा कमेटी चेक कर रही थी कौन कौन से एक्ट प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं, जैसे ओनर ऑफ नेशनल फ्लैग एक्ट 1971 टाइप एक्ट इन पे बनाए गए थे, जो कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के एनफोर्समेंट के लिए थे थ्रू एक्ट्स। ठीक है, वैसे तो ये नॉन जस्टिसिएबल है, और डीपीएसपी भी नॉन जस्टिसिएबल है, फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल हैं। सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट की बात करता है। देखो क्या कर, इंश्योर नो रिलीजियस कम्युनिटी डोमिनेट अदर, नो domination within the same religious community, state does not enforce any particular religion or take away, मतलब वही है राइट्स वगैरह, रिलीजियस फ्रीडम ना। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है
इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, एजुकेशन, रिलीजन, कलर, रेस, इकोनॉमिक कंडीशन। इंडिपेंडेंट बॉडीज़ की बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन है, कैग है, ये सब इंडिपेंडेंट है। इलेक्शन कमीशन 324, कैग हमारा आर्टिकल नंबर, कैग का आर्टिकल कैग इज इन 158। आई हैव टू चेक इट, आई एम फॉरगेटिंग इट, सॉरी फॉर दैट। कैग इज 148 आई थिंक, यस। तो ये हो गया। देन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 की बात करते हैं, ये ऐड करा गया था। तो क्या क्या एक्ट करा, आर्टिकल 19 में ऐड हुआ, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी फंडामेंटल राइट, DPSP में 43 भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, और एडेड न्यू पार्ट IXB 9 पार्ट बी, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए ऐड हो गया। प्रीएम्बल, इंट्रोडक्शन, USA वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने अडॉप्ट करा था प्रीएम्बल। फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, JL नेहरू का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर बेस्ड है। सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी 42nd अमेंडमेंट 1976 से ऐड हुए थे। सोर्स ऑफ पावर पीपल ऑफ द इंडिया है, नॉट द प्रीएम्बल है, नॉट एनफोर्सेबल है इंडिपेंडेंटली बट एनफोर्स थ्रू द अदर प्रोविजंस है। डिक्लेयर्स आइडियल ऑब्जेक्टिव्स, एड्स इन ए लीगल इंटरप्रिटेशन, हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। रिफ्लेक्ट्स द पीपल्स एस्पिरेशंस है। कीवर्ड क्या है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। सोवरेन मतलब सारी सुप्रीम पावर हमारे पास ही है, अल्टीमेटली पावर हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, वी द पीपल इन इंडिया सोलेमली रिजॉल्व। सोवरेन, हमारी कंट्री सोवरेन है, किसी के दबाव में हम इन्फ्लुएंस में काम नहीं करेंगे अगर हमारा इंटरेस्ट उसमें नहीं है, मतलब इन द सेंस अगर वो हमारे फेवर में नहीं है और अगर वो हमारे कंट्री के लिए सूटेबल नहीं है तो हम फ्री हैं अपनी चॉइसेस के लिए, विल के लिए। नाउ सोशलिस्ट भी नेचर में है, इसको ऐड करा गया था, तो सोशलिस्ट टेंडेंसीज के साथ में हम काम करेंगे मिक्स इकोनॉमी में। नाउ सेक्युलर, ऑब्वियसली किसी भी धर्म से, मतलब धर्म को इक्वल ट्रीटमेंट है, ये नहीं हम धर्म से अलग हैं, वेस्टर्न कंसेप्ट से अलग हैं। डेमोक्रेटिक होने की बात करते हैं तो डेमोक्रेटिक अगर लोकतांत्रिक है, रिपब्लिक है, हेड इज़ इलेक्टेड, हेड ऑफ द स्टेट इज़ इलेक्टेड, नॉट मोनार्किकल। नाउ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल की बात करी जाती है कि विदाउट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस सोशल जस्टिस इज़ नथिंग, विदाउट इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस पॉलिटिकल जस्टिस लाइक पॉलिटिकल जस्टिस इज़ नथिंग। तो ये तीनों का एक बैंड है जो कि अम्बेडकर जी ने बताया था। लिबर्टी, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की है। इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, नेशनल यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। केसेस, बेरूवरी इन 1960, preamble not a part, Yashwanand Bharti, preamble is a part। शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, नेम ऑफ द स्टेट, देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, नेम ऑफ यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट। सेकंड में क्या है, प्रोविजन रिलेटेड टू इम्यूलमेंट, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस। तो अब देखो, इम्यूलमेंट, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस किसके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, देन चेयरपर्सन, डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कंट्रोलर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये दिए हुए हैं। थर्ड शेड्यूल में क्या है, फॉर्म ऑफ ओथ और अफर्मेशंस हैं, यूनियन मिनिस्टर्स की है, प्रेसिडेंट की यहाँ पे नहीं है। कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, वो जो ओथ लेते हैं, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कंट्रोलर, अटॉर्नी जनरल। तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की यहाँ पे नहीं है। सिमिलरली सेकंड में एम्यूलमेंट में वाइस प्रेसिडेंट एज ऑफ नाउ मेंशन नहीं है। आई विल चेक इट कि यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट है कि नहीं है, एज ऑफ नाउ इसमें मेंशन नहीं है, तो ये नहीं है। नाउ मैं इसको चेक करके कमेंट में ऐड कर दूंगा। याद रखना फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि वाइस प्रेसिडेंट को सेकंड शेड्यूल में दिया है कि नहीं, आप कमेंट में मुझे बताना, आप लोग भी कमेंट कर सकते हो, मैं पिन कर दूंगा। नाउ फोर्थ शेड्यूल, एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा टू द स्टेट यूनियन टेरिटरी। फिफ्थ में प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब्स है, शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल एरिया कंट्रोल की बात करते हैं। सिक्स्थ में प्रोविजन रिलेटेड टू द आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, इनसे रिलेटेड प्रोविजंस है। नाउ सेवन्थ शेड्यूल में क्या है, अब ये है क्यों शेड्यूल में डालने से इनके लिए स्पेशल प्रोविजन 1996 का जो एक्सटेंशन है पीसा एक्ट का, ये सब इनको मिल गया है, कुछ स्पेशल राइट्स हैं इनके पास। जैसे इनकी लैंड में कोई परचेज करने, ग्राम सभा की अनुमति चाहिए लैंड लेने के लिए, कोई एग्रेसिवली इनकी लैंड पे कब्जा नहीं कर सकता। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के राइट्स इनके पास हो गए हैं 2006 के फॉरेस्ट राइट एक्ट से। नाउ सिक्स्थ शेड्यूल में भी यही दिया हुआ है, स्पेशल फीचर्स इनकी डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल्स अपने अपने एरिया में बना रखी हैं जिससे ये गवर्न करेंगे और अपने कस्टमरी लॉ को फॉलो कर सकते हैं, इनको छूट है अप टू द एक्सटेंट दैट इट डजेंट हर्ट और इट डजेंट इम्पैक्ट द इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, नाउ सेवन्थ शेड्यूल की बात करते हैं, डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स की बात करते हैं। तो यूनियन लिस्ट में 100 हैं, ओरिजिनली 97 थे, तो यूनियन ने अपनी पावर बढ़ा ली। स्टेट्स की पावर स्टेट लिस्ट में 61 से हो गए हैं 66 से, तो स्टेट लिस्ट से यूनियन लिस्ट में चले गए कुछ, और कुछ कॉन्करेंट में जो कि 52 हो गए हैं, ओरिजिनली 47 थे। तो कहीं ना कहीं जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब से थोड़ा स्टेट सेंट्रल टेंडेंसी बढ़ी है, यहाँ से दिखता है। नाउ एट्थ शेड्यूल,
लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली 40, नाउ 22 लैंग्वेजेस इट्स शेड्यूल में है। कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं या आप को मैं अलग से इसको मैं पिन कर दूंगा, मैं पिन कमेंट्स में सब डाल दूंगा। तो ये सेकंड पार्ट है, आपको यहाँ से देख लेना है कि किस किस ईयर में अमेंडमेंट आया था, वो भी जरूरी है, 2024 में पूछा है। 9th शेड्यूल में एक्ट एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म एवोल्यूशन, तो 9th शेड्यूल इसलिए लाया गया था ताकि जुडिशियल रिव्यू से बच सके, बट देयर कांट बी अ ब्लैंकेट प्रोटेक्शन, आयर कोयलो केस में कहा गया था। नाउ फिर एडेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से ही शुरू हो गया था। तो लैंड जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल था, 300 ए में उसको ऐड कर दिया गया है एक एज अ लीगल राइट, अभी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, पर उसको फंडामेंटल राइट हटा दिया। लॉ इन दिस शेड्यूल आर नाउ ओपन टू जुडिशियल रिव्यू, 1973 के बाद से जो भी ऐड हुए हैं वो केशवानंद प्रकार केस में बोला गया था कि जुडिशियल रिव्यू इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट। 10th शेड्यूल में प्रोविजन डिस्क्वालिफिकेशन के लिए है, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर है, ठीक है। 10th शेड्यूल। 11th शेड्यूल स्पेसिफाई पावर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, 29 सब्जेक्ट, 73rd अमेंडमेंट 1982। 12th में 18 मैटर्स है म्यूनसिपैलिटी की पावर अथॉरिटी रिलेटेड है, एडेड बाय 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। टर्म्स नॉट क्लियरली डिफाइंड है ना, नॉट मेंशनड, फेडरेशन मेंशन नहीं है, फेडरेशन का ही मेंशन नहीं है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू का ही मेंशन नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट रिमूवल का ही मेंशन नहीं है, ऑफिस ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन मेंशन नहीं है, ठीक है। और ग्राउंड्स फॉर विच ऑन विच द गवर्नर कैन बी रिमूव्ड इज ऑल्सो नॉट मेंशनड, है ना, मेंशनड, ठीक है। तो ये क्लियरली डिफाइन ही है, नॉट मेंशनड है कि रिमूवल कैसे होगा, बट ऑब्वियसली रिमूवल हो सकता है। नाउ मेंशनड बाय बट नॉट डिफाइन है, तो माइनॉरिटी डिफाइन नहीं की गई है, मैरिट मार्शल लॉ नहीं है, अनटचेबिलिटी कैबिनेट ये सब डिफाइन नहीं की गए हैं। एडेड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट बट नॉट डिफाइंड। ना स्टेट रिकॉग्नाइजेशन इन इंडिया, देखो इनिशियल इंटीग्रेशन 1947 से 50 की बात करें, पुलिस एक्शन हैदराबाद, रेफरेंडम जूनागढ़, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कश्मीर में था। पार्ट ए की ये थी, पार्ट बी की कुछ स्टेट्स ये रहीं, पार्ट सी की कुछ स्टेट ये थी, पार्ट डी तो 4 पार्ट में था, फिर उसको हटा दिया गया। मेजर रिऑर्गेनाइजेशन टाइमलाइन 1940 53, 1948 में ढार कमीशन आया, ऑर्गेनाइजेशन ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर रिऑर्गेनाइज करने की बात हुई। 1948 JBP, कमिश्नर जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारामैया कमेटी रिजेक्टेड लैंग्वेजेस एज अ रिऑर्गेनाइजेशन बेस। 1953 आंध्रा क्रिएटेड तेलुगु स्पीकिंग के लिए आंध्रा बनाया। 1953 पोट्टी श्री रामातुल्लू के डेथ के बाद। 1956 मेजर रिऑर्गेनाइजेशन, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एबॉलिश 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन, मेजर मर्जर्स हो गया था, तो 1956 में स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, मध्य प्रदेश बना, केरला बना, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट सी ऑफ टेरिटरी, तो 1960 से 2019, 1960 में महाराष्ट्र एंड गुजरात, 1966 पंजाब वाईफाई क्रिएटेड, हरियाणा क्रिएटेड, 71 मणिपुर त्रिपुरा मेघालय, 1975 सिक्किम, 1987 मिजोरम अरुणाचल, 2000 में छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड बना, 2014 में तेलंगाना फ्रॉम आंध्र प्रदेश, 2019 में जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइज इनटू 2 यूनियन टेरिटरी, ठीक। कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया रिटेन blend of flexible, rigid, republic and democratic. USA written, shortest in history, highly restrictive instrument. UK unwritten, flexible, bill pass amended, repealed by simple majority. सारे China neither too rigid nor too flexible, socialist country with a communist party as supreme authority, ठीक है। Now France written constitution, highly rigid in nature, यूनिटरी वर्सेस फेडरलिज्म ना। अब देखते हैं, इंडिया कोऑपरेटिव एंड असिमेट्रिकल फेडरलिज्म है, कोऑपरेटिव भी है लेकिन असिमेट्रिकल है, सेंटर के पास ज़्यादा पावर, स्टेट रिप्रेजेंट इन द राज्यसभा पॉपुलेशन के बेसिस पे, सेंटर इंटरफेरेंस स्टेट फंक्शन में भी करता है ना। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर स्पेशल प्रोविजन आर्टिकल 30-31 में भी हैं, और भी सारे कई कंडीशंस में। काजी फेडरल, पावर शेयर बाय द नेशन एंड दी स्टेट्स गवर्नमेंट, तो काजी फेडरल नेचर है, ठीक है ना। फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, तो काजी फेडरल, नो स्टेट हैज़ द राइट टू सिसीड, तो स्टेट कांट सिसीड, इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स भी हैं, ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है, बिकॉज देयर इज़ यूनियन ऑफ स्टेट, सो देयर इज़ नॉट एनी एग्रीमेंट, नो एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट टू गेट अ पार्ट, ठीक है ना। USA सिमेट्रिकल डुअल फेडरलिज्म है, स्टेट का अपना रोल है ना, स्टेट प्लेयर रेटिफाइंग इंटरनेशनल ट्रीटी थ्रू द सीनेट, स्टेट का रोल है। इंडस्ट्रक्टिबल यूनियन, इंडस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है, तो ये देखो अब वही है कि ये ना होल्डिंग टुगेदर हो गया USA का, है ना, कमिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर हो गया, होल्डिंग टुगेदर यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। UK
सही बोला है ना मैंने, चेक कर लूँगा एक बार। यूनिटरी सिस्टम, ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सोवरेन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, नो रीजनल गवर्नमेंट स्टेबल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यूनिटरी सिस्टम है यूके में और पार्लियामेंट काफ़ी पावरफुल है। चाइना स्ट्रॉन्ग यूनिटरी स्टेट में सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, तो एक ही पार्टी चुनते रहते हैं, कभी इसको कभी उसको, हालांकि अभी तो जिनपिंग ही है। कनाडा फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, पावर शिफ्टेड टुवर्ड स्टेट ओवर टाइम, स्टेट्स को पावर मिलती जा रही है। नाउ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम, एग्जीक्यूटिव लेड बाय द प्रेसिडेंट होता है। यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट है सिग्निफिकेंट अथॉरिटी, किचन कैबिनेट होती है। यूके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, किंग क्वीन हैज डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी, रिफर्स टू गोल्डन जीरो, तो गोल्डन जीरो टर्म यूके से रिलेटेड याद रखना है। चाइना वन पार्टी सिस्टम, फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद द ब्रिटिश क्वीन एज द फॉर्मल हेड ऑफ स्टेट, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड है। नाउ एग्जीक्यूटिव ब्रांच की जो बात करते हैं, ठीक है, इंडिया नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एग्जीक्यूटिव कोई नहीं है, कंप्राइजेज ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी याद रखना है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल को भी याद रखना है। यूएसए प्रेसिडेंट एग्जीक्यूट लॉ, टर्म इज फिक्स, इंडिपेंडेंट, 4 साल का टर्म है। यूके एग्जीक्यूटिव है इंडिविजुअल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, क्योंकि काउंटर साइन करते हैं वो। नोन एज द क्राउन कंसिस्टिंग ऑफ द किंग एंड द क्वीन, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। चाइना एग्जीक्यूटिव ब्रांच कॉल्ड स्टेट काउंसिल लेड बाय द प्रीमियर, वाइस प्रीमियर्स, ठीक है। नाउ फ्रांस प्रेसिडेंट इलेक्टेड फॉर द फिक्स टर्म 5 ईयर, सिग्निफिकेंट पावर फॉरेन डोमेस्टिक अफेयर्स की। लेजिस्लेचर इंडिया की बाई कैमरल, लोकसभा राज्यसभा है। पार्लियामेंट ड्राइव फ्रॉम पावर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जीक्यूटिव कम फ्रॉम लेजिस्लेटिव, तो यहाँ पर मिक्सिंग ऑफ पावर्स भी है। यूएसए बाई कैमरियल है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सीनेट्स हैं, सीनेट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल अपर हाउस है अभी तक का। यूके सोवरेन पार्लियामेंट डिवाइडेड इनटू हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन, लिमिटेड अथॉरिटी ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स टू डिले लेजिस्लेशन, तो हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब जो लोअर हाउस है उसका ही चलता है। फ्रांस बाई कैमरल, नेशनल असेंबली एंड सीनेट है, नेशनल असेंबली सिग्निफिकेंटली मोर पावर देन सीनेट। कनाडा में अगेन फेडरल पार्लियामेंट विद द हाउस ऑफ कॉमन एंड सीनेट है। द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम भी है। और जुडिशरी की बात करते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट मतलब जो जीत गया सो जीत गया, कितने भी परसेंट के वोट हो, जिसके भी ज़्यादा वोट वो जीत गया। नाउ जुडिशरी की बात करते हैं, कोलिजियम सिस्टम अपॉइंटमेंट का है, जजेस कैन बी रिप्रूव थ्रू इम्पीचमेंट है। यूएसए में इंडिपेंडेंट जुडिशरी विद जुडिशियल ओवरसाइट ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शंस है। 3 जुडिशियल सिस्टम्स, इंग्लैंड एंड वेल्स का अलग है, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न इंग्लैंड आयरलैंड का अलग है। जजेस कैन ओनली बी डिसमिस्ड फॉर सीरियस मिसबिहेवियर विद पार्लियामेंट्री अप्रूवल, ठीक है। चाइना सुप्रीम पीपल्स कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ प्रोक्यूरेटरेट, ठीक है, थोड़ा सा मिस दलील में बोल रहा हूँ, तो हैंडल्स करप्शन केसेस ना। तो चाइना में क्या है कि कोर्ट ऑफ, देखो पीपल्स कोर्ट भी है, कोर्ट ऑफ प्रोक्यूरेटरेट भी है, ठीक है, ये चीज़। नाउ जुडिशियल सिस्टम्स बेस्ड ऑन द कन्वेंशन रेदर देन द कोडिफाइड लॉज, ठीक है, तो ये सब है यहाँ पे। फ्रांस में हाई काउंसिल ऑफ जस्टिस नॉमिनेट जजेस, द प्रेसिडेंट रिफर्स टू इट गार्जियन ऑफ द जुडिशरी। नाउ प्रेसिडेंट ही गार्जियन है जुडिशरी का। सिटीजनशिप इंडिया में है, सिंगल सिटीजनशिप, लॉस्ट अपॉन एक्वायरिंग अदर कंट्रीज, डुअल सिटीजनशिप, सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट एंड देयर रिस्पेक्टिव स्टेट। एंड यूके में डुअल सिटीजनशिप परमिटेड है। रिमूवल ऑफ ऑफिस इंडिया, प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच, जजेस रिमूव थ्रू द इम्पीचमेंट ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर एंड कैपेसिटी। यूएस में प्रेसिडेंट एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी इम्पीच बाय द कांग्रेस। यूके में पार्लियामेंट रिटेन द पावर टू इम्पीच बट द किंग एंड क्वीन हैज कंप्लीट इम्यूनिटी। फ्रांस में प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच बाय द कमेटी कॉल्ड द हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस। नाउ फंडामेंटल राइट ड्यूटीज़ इंडिया में बात करते हैं। 6 फंडामेंटल राइट डीपीएसपी स्टेट की दी हुई है पार्ट 4 में। यूएसए में बिल ऑफ राइट इंश्योर नो पर्सनस लाइफ एंड लिबर्टी कैन बी डिप्राइव्ड विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। यूके में फंडामेंटल राइट आर प्रोटेक्टेड अंडर यूरोपियन यूनियन लॉ है। और चाइना रेसिडेंट ओवर 18 हैव राइट टू वोट, रन फॉर ऑफिस, एंजॉय इक्वल पे फॉर इक्वल लेबर। कैनेडा कैनेडियन चार्टर ऑफ rights and freedom is entrenched in the constitution. Emergency provision, emergency can be declared during war, armed rebellion. Fundamental right except article 21 can be suspended. Article except article 21 can be suspended भी, article 20 भी है, 20 and 21 both cases में, ठीक है। तो ये तो रहेंगे भाई हर केस में। Now USA एक्सेप्ट ना, उसकी कंडीशन आर्टिकल 358 में है कि ऑटोमेटिकली सस्पेंड आर्टिकल 19 और 359 में जो हमारी कंडीशन है
वो है आर्टिकल उन जो 20 और 21 है, उसके अलावा जो भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में होगा वही हमारा जाएगा। यूएसए की बात करते हैं, नो एक्सप्लिसिट टर्म फॉर इमरजेंसी बट द हैबियस कॉर्पस कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग रिवेलियन इन्वेजन। यूके के पास इमरजेंसी रेगुलेशंस कैन बी मेड बाय प्रेसिडेंट। फ्रांस में इमरजेंसी पावर वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। अदर प्रोविजन इन इंडिया, principle of protection from arbitrary arrest, equality before law, speaker does not have a resign political party, two way to amend constitution through congress, state conventions। यूके का है rule of law include protection from arbitrary arrest, equality before law and judicial protection of individual right। फ्रांस का है right rigid secularism है यहाँ पे, तो no state support for religious activity, no visible religious symbols in the public spaces। तो ये थोड़ा नेगेटिव कंसेप्शन हो गया कि स्टेट ना पावर एक्सेस कर रही है, हमारा पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। फीचर्स बोरोड बाय इंडिया, आयरलैंड डीपीएसपी लिया है भाई, इतना कुछ हमने डिस्कस कर लिया, ये सब चीज़ें बार बार मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगेन कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2 नेचर, तो ये सब हमारा हो गया है, ब्लेंड है ये सब, ठीक है। जर्मनी से क्या लिया है ना, अ फेडरेशन वेयर रेसिड्यूअल पावर ऑल्सो लाइव स्टेट, जर्मनी में भी है। ऑस्ट्रेलिया में का मॉडल, देखो फेडरल एवं रिपब्लिकन स्प्लिट की बात करते हैं, तो ऑस्ट्रेलियन मॉडल बाय यूएस फेडरेशन, रेसिड्यूअल पावर लाइव स्टेट्स, गवर्नर ऑफ द स्टेट्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, फॉर्मली अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश क्वीन, ठीक है। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स, स्विट्जरलैंड नोन फॉर डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। फीचर्स आर डायनेमिक कॉन्स्टिट्यूशन विद प्रोटेक्शन फॉर इंडिविजुअल राइट एंड वेलफेयर स्टेट, है ना। डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्विट्जरलैंड। जापान कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है। एम्पायर सर्व एज द सिंबल ऑफ द स्टेट एंड यूनिटी ऑफ द पीपल, परफॉर्मिंग ओनली सेरेमोनियल ड्यूटी विदाउट फॉर्मल अथॉरिटी। ऑस्ट्रेलिया फॉर्म इन 1901 व्हेन द ब्रिटिश कॉलोनीज एग्रीड टू फेडरेट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बेसिक लिबर्टी है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच स्विट्जरलैंड, एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड इन फेडरल काउंसिल। जापान एम्पायर्स अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर अंडर डायरेक्शन ऑफ डाइट, एक संस्था है वहाँ पे। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी ए सिविलियन एंड अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द डाइट्स हाउस। Australia, ministers are bound by cabinet solidarity similar to British model. Germany, the chancellor serves as the head of the executive branch, तो chancellor भी ये इनके यहाँ पे। legislature, Switzerland practice direct democracy referendums. जापान में डाइट कंसिस्ट ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ काउंसिलर्स। ऑस्ट्रेलिया बाइकैमरल लेजिस्लेचर विद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सीनेट, देखो सीनेटर सर्व 6 ईयर टर्म्स विद अ हाफ फेसिंग इलेक्शन एवरी 3 ईयर्स, तो अपने यहाँ पे 2 है, इनके यहाँ 3 है। जर्मनी देखो बुंडेस्टैग लोअर हाउस की बात हो रही है एंड बुंडेस्रैट अपर हाउस फ्रॉम द लेजिस्लेचर, है ना। Members of the Bundestag lower house are elected for the 4-year terms using the mixed member proportional representation। एक नया सिस्टम है। जुडिशरी की बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड दस जुडिशरी कैन नॉट इनवैलिडेट फेडरल लॉ है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट है, जुडिशरी के पास पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एंड द लोअर कोर्ट्स होल्ड जुडिशियल अथॉरिटी। जापान कंसिडर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद सिविल लॉ सिस्टम। नाउ यूनिक फीचर इंडिया का प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ यूज इंस्टीट्यूट ऑफ ड्यू प्रोसेस, तो अभी वही यूज़ करते हैं अपन, तो ड्यू प्रोसेस लगभग इनडायरेक्टली ना। तो अमेंडमेंट रिक्वायर्ड 2/3 वोट इन पार्लियामेंट, है ना। राज्यसभा मेंबर इलेक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स गारंटी विद इन कंट्री बिटवीन स्टेट। कॉन्करेंट लिस्ट अलाउ वो सेंट्रल स्टेट टू लेजिस्लेट इन सर्टेन मैनर। इमरजेंसी प्रोविजन, फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसीज, बता दिया। आर्टिकल 358 359 पढ़ना है। नाउ जो फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स देख लेते हैं। पार्ट 3 मैग्ना कार्टा, लिमिट द टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्री लॉस। डेवलपमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट एम है। अमेंडेबिलिटी कैन अमेंड है बट दे आर नॉट एब्सोल्यूट, कम में सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस हैं। फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी रेगुलेटेड बाय लेजिस्लेचर है। 15, 16, 18, 20 और 22 हैं एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल फॉर इंडियन सिटीजन 15, 16, 19, 29, 30 है। फंडामेंटल राइट्स फॉर ऑल रेसिडेंट्स, सिटीजन एंड फॉरनर 14, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28 है। नेगेटिवली वर्डेड फंडामेंटल राइट प्रोहिबिटेड स्टेट फ्रॉम सर्टेन एक्शन, तो स्टेट को रोकने वाला नेगेटिव है, ठीक है। आर्टिकल 14, 15(1), 16(2), 18(1), 20, 22(1) एंड 28(1). डेफिनेशन ऑफ स्टेट आर्टिकल 12। गवर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट सब है यहाँ पे। गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर, ऑल लोकल बॉडी विद इन इंडिया, म्यूनसिपैलिटी पंचायत, सारी बॉडी LIC, UNGC, सेल जो भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में अथॉरिटीज़ हैं। सुप्रीम कोर्ट प्राइवेट बॉडीज और एजेंसी एक्टिंग एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट फॉल अंडर आर्टिकल 12।
सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। आर्टिकल 13 लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स बात करते हैं। वॉइड लॉस, तो जो इनकंसिस्टेंट है वो वॉइड हो जाएगा। डेफिनेशनल लॉ, परमानेंट और टेम्परेरी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, ऑर्डिनेंस, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, बाय लॉज, ऑर्डर, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के सब कुछ लॉ में आते हैं और वॉइड हो जाएंगे अगर कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, इनकंसिस्टेंट है। नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज, कस्टम्स और द यूजेस हैविंग अ फोर्स ऑफ लॉ, ठीक है। तो कोई भी कस्टम फॉलो हो रहा है जिसमें फोर्स ऑफ लॉ मतलब जिसको अप्लाई करा जा रहा है थ्रू फोर्स, ठीक है। एक्सक्लूजन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर नॉट कंसीडर्ड लॉ अंडर आर्टिकल 13, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इसमें इंक्लूड नहीं करते। राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, 14 से 18 है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। एक्सेप्शन के आर्टिकल 31C, लॉ इम्प्लीमेंटिंग 39B, 39C टेक अवे आर्टिकल 14। 361 में इम्यूनिटी फॉर प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड राज्य प्रमुख हैं, तो इनको इम्यूनिटी मिली हुई है। अपनी जो सिविल इनके केसेस नहीं चल सकते, क्रिमिनल तो चलेंगे ही नहीं इन पे, सिविल चलेंगे, 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा प्रायर। 361A प्रोटेक्शन फॉर पब्लिशिंग टू, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन पार्लियामेंट प्रोसीडिंग की डाल सकते हैं। आर्टिकल 105 पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, 194 प्रिविलेजेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। इक्वालिटी बिफोर लॉ वर्सेस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ, इक्वालिटी बिफोर है नेगेटिव कंसेप्ट, ठीक है। नो स्पेशल प्रिविलेजेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, सबको पॉजिटिव कंसेप्ट देने, सबको ट्रीट अलाइक। 15 प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्शन, प्लेस ऑफ बर्थ। तो 15(3) में क्या है, स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। 14 में क्या, रिजर्वेशन फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ना लॉ पास्ड, पहला सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन, तो ये लॉ पास हुए हैं। 27% OBC रिजर्वेशन, 103rd अमेंडमेंट 10% EWS। 16 की बात कर लेते हैं। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, तो रेसिडेंट रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेट हो सकते हैं, कुछ एक्सेप्शन है, जैसे मतलब किसी पर्टिकुलर स्टेट का ही बंदे को रिजर्वेशन मिलेगा, जो कि हर स्टेट के पीसीएस एग्जाम में होता है। रिजर्वेशन फॉर द बैकवर्ड क्लास 16(4) में है। रिलीजियस और डिनोमिनेशन इंस्टीट्यूशन 16(5) में 10% रिजर्वेशन EWS 16(6) में है। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी हटाने के लिए 2 एक्ट आए, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1976। आर्टिकल 18 की बात करते हैं, एवोल्यूशन ऑफ द टाइटल्स की बात करते हैं, तो इसमें एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल, जैसे मिलिट्री का कोई टाइटल मेजर जनरल वगैरह, एकेडमिक कोई टाइटल मिला हुआ है तो उसको हम रख सकते हैं, बट उसको मतलब शो ऑफ नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, नेशनल अवार्ड एग्जाम्पल भारत रत्न आर वैलिड एज दे डू नॉट कन्फर हेरिडिटरी टाइटल, तो भारत रत्न वगैरह को भी हम रख सकते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आ गया था। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22, ठीक है। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं, अब देखो, तो आर्टिकल पहले 19 में 6 हैं, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है। 19(1)A सब्जेक्ट टू व्हाट रेस्ट्रिक्शन है, सोवरेनिटी, पब्लिक ऑर्डर, डिफेम, है ना, और मोरालिटी की बेसिस पे है, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। ना फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली ना 19(1)B में है, सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन, पब्लिक ऑर्डर है, एक और है। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन / यूनियंस है, तो 19(1)C आर्टिकल, सब्जेक्ट टू 3 रिस्ट्रिक्शन, सोवरेनिटी, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड फ्रीडम टू मूव फ्रीली 19(1)D है, तो सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल इंटरेस्ट के लिए है एंड नेशनल सिक्योरिटी। नाउ फ्रीडम टू रिसाइड सेटल है, आर्टिकल 19(1)E है, सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस है। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन 19(1)G, सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन, स्टेट मोनोपोली वगैरह। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन अगेन आर्बिट्री पनिशमेंट है, तो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस, तो मतलब जब लॉ ही नहीं था तो सज़ा क्यों। नो डबल जीओपार्डी, दो बार सज़ा एक ही चीज़ के लिए नहीं। नो सेल्फ इनकन्वेंशन, ज़बरदस्ती किसी को क्रिमिनल मत बनाओ उसके मुंह से, एटलीस्ट प्रूव करो, इनोसेंट टिल गिल्टी, प्रूवन गिल्टी। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो कि जिसका फंडामेंटल स्कोप बढ़ गया मनिका गांधी केस के साथ में। इसमें आर्टिकल 14, 19, 21 का ट्राइंगल अब देखा जाता है, तो काफ़ी एनरिच हो गया, स्कोप बढ़ गया है। राइट टू लाइवलीहुड, प्राइवेसी, पुट्टास्वामी केस, शेल्टर, है ना, राइट टू हेल्थ, फ्री लीगल एड एंड एजुकेशन 21A आर्टिकल के थ्रू ऐड हो गया है। अवेलेबल टू सिटीजन एंड नॉन सिटीजन दोनों के लिए है। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, गोपालन केस में नैरो इंटरप्रिटेशन प्रोटेक्टेड ओनली है, क्या एग्जीक्यूटिव एक्शन, तो काफ़ी नैरो जजमेंट है। मनिका गांधी में ब्रॉड इंटरप्रिटेशन प्रोटेक्शन के लेजिस्लेटिव एक्शन भी है, तो पहले प्रोटेक्शन है ना केवल एग्जीक्यूटिव के एक्शन से प्रोटेक्शन दिया जाता था राइट टू लाइफ में, एग्जीक्यूटिव कुछ करेगा, लेकिन अगर लेजिस्लेचर कोई भी कानून बनाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। गोपालन केस में ऐसा बोला गया, लेकिन उसको फिर ओवर रूल कर दिया गया एंड कहा गया भैया ये तो बहुत बड़ा लॉ है और इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा राइट्स मिलते हैं, और मनिका गांधी केस काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव था, इसमें बहुत कुछ ऐड हो गया। आर्टिकल 22 की बात करता हूँ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात करते हैं। प्रोविजन क्या है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, ठीक है, तो राइट्स टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, तो किस ग्राउंड पर अरेस्ट कर रहे हो उसके इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, आर्टिकल 22 के थ्रू। फिर राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर, प्रोटेक्शन बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स है, प्रोविजन मैक्सिमम ऑफ 3 मंथ अनलेस एक्सटेंडेड बाय द एडवाइजरी बोर्ड।
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24 में प्रोहिबिटिंग ट्रैफिकिंग फोर्स लेबर बेकार है, एक्सेप्शन से कंपलसरी सर्विस ऑफ दी पब्लिक पर्पस, मिलिट्री कॉन्स्क्रिप्शन के लिए तो ऑब्वियसली आपको काम करना पड़ेगा, आपसे मतलब कंपलसरी सर्विस गवर्नमेंट ले सकती है। 24 में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर बिलो 14 ईयर इन हैजार्डस ऑक्यूपेशन, इवन इन नो स्टेट ऑक्यूपेशंस में भी अगर होटल वगैरह में पाएगा तो इनमें भी आपका मतलब केसेस हो जाएंगे जो भी ओनर होगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 के बीच में फ्रीडम ऑफ कंसाइंस रिलीजन, रिस्ट्रिक्शन पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर फंडामेंटल राइट्स। 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, 27 फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर द रिलीजियस पर्पजेज, 28 में फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन इंस्ट्रक्शन इन स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस की बात है, आप अटेंड करना हो करें, ना करना हो ना करें। कल्चरल एजुकेशन राइट 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, स्कोप इंक्लूड्स लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़। आर्टिकल नंबर 30 की बात करें, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो नाउ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 की बात करते हैं, तो रेट यहाँ पे है हैबियस कॉर्पस रिलीज फ्रॉम द अनलॉफुल डिटेंशन, तो किसी के प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट भी इशू करा जा सकता है। और गवर्नमेंट बॉडी मैंडामस वी कमांड, तो अपर कोर्ट लोअर कोर्ट को कमांड करती है डायरेक्ट पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़, वी कमांड, ठीक है। और ये को वारंट ऑफ अथॉरिटी जो किसी भी चैलेंज कर सकती है अनलॉफुल ऑक्यूपेशन ऑफ ऑफिस को। प्रोहिबिशन प्रिवेंट लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग दी जुरिस्डिक्शन, तो प्रोहिबिट करती है लोअर कोर्ट से केस ले अपने पास ले लेती है, या तो फिर उसको प्रोहिबिट कर देती है कि या तो ये रिस्ट्रिक्टिव है, नेगेटिव नेचर का। सेरेटरी ट्रांसफर केसेस फ्रॉम लोअर टू हाई कोर्ट भी जाता है, और ये पहला वाला रुकने वाला है, दूसरा वाला पॉजिटिव फैसिलिटेशन है कि इसको बढ़ा देता है। एक्सेप्शन क्या है, सस्पेंशन ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी 359, तो ये उसके अंदर सस्पेंड हो जाएगा अगर प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया है। कैन नॉट बी यूज टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और द लेजिस्लेचर अनलेस फंडामेंटल राइट डायरेक्टली इन्फ्लुएंज, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ पब्लिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लेजिस्लेटिव ऑर्डर के लिए नहीं करा जा सकता इसका यूज़ अनलेस फंडामेंटल राइट डायरेक्ट, अगर फंडामेंटल राइट में आँच आएगी तो आर्टिकल 32 आ जाएगा, अदरवाइज हर चीज़ के लिए नहीं कर सकते, उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट की जगह हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट के पास 226 में बहुत ज़्यादा पावर थे, वो ऑर्डिनरी लॉ के ऊपर भी जो हमारी रिट्स हैं उनको इशू कर सकता है। 35 आर्टिकल पार्लियामेंट्स पावर टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट। अब देखो कुछ राइट्स बीच में आपको गायब मिलेंगे, 33, 34, 33 में भी मार्शल लॉ की बात है ना, 33, 34 में पावर लिमिटेड पावर फॉर दी फोर्सेस है, मतलब उनकी पावर रिस्ट्रिक्टेड है, फंडामेंटल जो भी उनके राइट्स हैं। 35 मार्शल लॉ की 34 में बात होती है कि मतलब मार्शल लॉ भी कुछ जगह पे लगाया जा सकता है, सर्टेन पावर सेना को मिल जाती है। एंड 35 में पार्लियामेंट्स पावर टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट, प्रिस्क्राइब रेसिडेंट फॉर द एम्प्लॉयमेंट, एम्पावर कोर्ट्स टू इशू रेट्स, restrict fundamental right for armed forces and police, indemnify actions during the martial laws, prescribe punishment for the offences under fundamental right, untouchability and forced labor। तो पार्लियामेंट का पावर है कि इन्फोर्स कैसे करने फंडामेंटल राइट को 35 में। 36 के अंदर स्टेट का डेफिनेशन है ना, तो फंडामेंटल राइट 12 से 35 तक थे। डीपीएस फंडामेंटल राइट है ना, फंडामेंटल राइट बोरोड फ्रॉम यूएसए, डीपीएसपी आयरलैंड से, विच ऑल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम स्पेनिश से, मतलब वो इंस्पायर होती है स्पेनिश से। फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन। पार्ट 3 12 से 35 फंडामेंटल राइट। पार्ट 4 डीपीएसपी 36 से 51। पार्ट 4 फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात होती है, आर्टिकल 51A की बात होती है, कंसेप्ट फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम ह्यूमन राइट्स, रिकॉग्नाइज टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसिएंट मेजॉरिटी है। नेगेटिव राइट्स प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग, एनफोर्समेंट जस्टिसिएबल लीगली, एग्जाम्पल आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। डीपीएसपी सोशल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को परस्यूट के लिए है। पॉजिटिव रिक्वायर स्टेट टू डू सर्टेन थिंग, पॉजिटिव राइट्स होते हैं। एनफोर्समेंट नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन लीगली बाइंड है, क्योंकि इतनी हमारी कैपेसिटी ही नहीं है, मतलब इन द टर्म्स ऑफ मनी में कि हम उतना कुछ सबको प्रोवाइड कर पाएँ। एग्जाम्पल 39 जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर द वर्क, 40 विलेज पंचायत, इनमें पता है 41 42 है, 41 जैसे राइट टू वर्क, 42 एंड लिविंग वेजेस की बात होती है, 43 44 जो हमारा यूसीसी है, ठीक है। 43rd में हमारा 43rd बी का जो मैं पढ़ा है कि बिजनेसेस प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ दी इंडस्ट्रीज नाउ, ठीक है। ये सब गांधीयन प्रिंसिपल अलग अलग प्रिंसिपल पर डिवाइडेड है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 51A है ना, स्वर्ण सिंह कमेटी है, तो 51A को अवॉइड करने के लिए क्या क्या है इसमें, टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्टेड आइडियल इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, इसके लिए ओनर ऑफ नेशनल फ्लैग एक्ट 1971, स्टेट सिंबल, ऐसे करके एक्ट्स हैं ना। कॉन्स्टेंट रिमाइंड ऑफ सिटीजन टू द ऑब्जर्व बेसिक नॉर्म्स वाइल एंजॉइंग फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ अगर आपको चाहिए तो फंडामेंटल राइट्स भी आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। नॉन जस्टिसिबल मोरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस हैं। नाउ की डिफरेंस है, नेचर फंडामेंटल नेगेटिव, डीपीएसपी पॉजिटिव, फंडामेंटल ड्यूटी मोरल ऑब्लिगेशन, एनफोर्समेंट जस्टिसिबल, नॉन जस्टिसिबल, नॉन जस्टिसिबल।
पर्पस हो जाएगा फंडामेंटल राइट, कंपेयर कर रहा हूँ मैं फंडामेंटल ऊपर डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटी। तो मैं बोल रहा हूँ जस्टिसेबल तो फंडामेंटल राइट, नॉन जस्टिसेबल डीपीएसपी, नॉन जस्टिसेबल हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़। पर्पस क्या है, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट, मैं बोलता जाऊँगा बार बार, मैं फंडामेंटल राइट नहीं बोलूँगा। प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट फंडामेंटल राइट के अंदर। डीपीएसपी प्रमोट वेलफेयर होता था, फंडामेंटल ड्यूटी रिमाइंड सिटीजन ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द राइट्स दे गेट। लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड, फंडामेंटल राइट ऑटोमेटिकली इन्फोर्स हो जाते हैं। डीपीएसपी रिक्वायर लेजिस्लेशन की रिक्वायरमेंट होती है, आप ऐसे नहीं कर सकते, लेजिस्लेशन को इसमें सोचना पड़ेगा फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 37 में बात होती है इसकी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ नॉट ऑटोमेटिकली एनफोर्स होती है, ठीक है, तो इनको एनफोर्स नहीं करा जा सकता, इन्हें एक्ट्स के थ्रू करा जा सकता है, जिसकी लीगल चेकिंग के लिए वर्मा कमेटी बताई गई थी। नाउ डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी 36 डेफिनेशन ऑफ स्टेट, 37 एप्लीकेशन ऑफ डीपीएसपीज, जिसमें वेलफेयर स्टेट का आइडिया आ जाता है ना। और स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर, वही 38 में भी वही बात हो रही है। एप्लीकेशन ऑफ डीपीएसपी की बात है। 39 में द स्टेट पॉलिसी टू सिक्योर एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, इक्वल पे फॉर 39 ए की बात हो रही है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स चिल्ड्रन, हेल्दी एनवायरनमेंट एंड चिल्ड्रन, मतलब फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, तो एनवायरनमेंट की, हेल्दी एनवायरनमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन। 39 ए प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एज, 39 ए में हमारा एडेड है। 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, 39 के अंदर ये सारी चीज़ें एडेड थी जो मैंने बताई, विलेज पंचायत। 43 में कॉटेज इंडस्ट्री रूरल एरिया, 43 है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंडर 6, 43 प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड वीकर सेक्शन, 47 प्रोहिबिशन कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक एंड ड्रग, 48 ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न लाइन, 48 ए प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट की बात हो रही है, 21 में भी एनवायरनमेंट की बात हो रही है, 49 प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट और ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस है, 50 में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव है, तो ये हमारी डीपीएसपी की बात है। 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, रिस्पेक्ट ऑफ फॉर इंटरनेशनल लॉस। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 हैं, अवॉइड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट इट्स आइडियल इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। अब नोबल आइडियल किसी के लिए क्या हो सकते हैं, कोई नाथुराम गोडसे को भी अच्छा मानता है, कोई मानता है, तो ये थोड़ा वेग टर्म है, आइडियल डिफाइन नहीं है। uphold and protect the India's sovereignty, unity and integrity, defend the country and render national service and call upon to do so, promote harmony and brotherhood, renouncing practices derogatory to women, value and preserve the Indians' rich heritage, protect and improve the natural environment, develop scientific temper, humanism and the spirit of inquiry, safeguard public property and abjure violence, strive for the excellence of all sphere, provide education to the children बिटवीन 6 से 14, तो 11th है ये हमारी, जो बाद में ऐड हुई थी 2002 में 86 अमेंडमेंट एक्ट के बाद में। सुप्रीम कोर्ट के केसेस से चंपाकांत दोराई राजन केस में बोला था फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेंगे फंडामेंटल डीपीएसपी की फाइट में, डीपीएसपी कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट। शंकरी प्रसाद अफेल्ड फर्स्ट अमेंडमेंट 31 ए आर्टिकल, प्रोटेक्ट लॉज एम्ड एट अचीविंग डीपीएसपी है, तो मतलब डीपीएसपी के लिए वही है कि डीपीएसपी के करने के लिए फंडामेंटल राइट्स से को यहाँ पर मतलब चेंज कर सकते हैं ऑब्वियसली। गोलकनाथ केस में पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे फंडामेंटल राइट टू इम्प्लीमेंट डीपीएसपी, कैन नॉट टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। गोलकनाथ के बाद 24th अमेंडमेंट एक्ट में बोला पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट इम्प्लीमेंट डीपीएसपी, डीपीएसपी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, राइट ऑफ प्रॉपर्टी की यहाँ से। तो 31C इंसर्टेड लॉ फॉर इम्प्लीमेंटिंग 39B एंड C कैन नॉट बी चैलेंज फॉर वायलेटिंग आर्टिकल 14 और 90। तो 39B और C में जो भी मैटर है अगर उसके थ्रू कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है डीपीएसपी का, तो 14 और 19 पे अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता कि वो 14 और 90 को फॉलो नहीं करता है। मतलब अगर 39 A और B अगर लाना है और उसमें अगर 14 और 19 का हनन भी हो रहा है, यानी दे आर एब्रोगेटेड, देन इट्स ओके, एंड दे आर गेटिंग डिसमिस्ड, देन इट्स फाइन, बिकॉज दे गोज व्हेन 39B 39C कम्स। नाउ केस 1 भारतीय केस पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड बेसिक स्ट्रक्चर वेक टर्म डिफाइन करता है जुडिशरी टाइम टू टाइम, मतलब वेक टर्म इन द सेंस डिफाइन करता रहता है, कभी कभी ऐसा बोमई में सेकुलरिज्म बोल दिया, देन अलग अलग केसेस में अलग अलग चीज़ें बोली हैं, तो आपको वो थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। मिनर्वा मिल्स में स्ट्रक डाउन 42nd अमेंडमेंट एम्फसाइज ऑन द बैलेंस बिटवीन दी फंडामेंटल राइट डीपीएसपी फॉर द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 19 क्वेश्चन केस 1993 में राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। 19 क्वेश्चन में संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी केस एम्फसाइज मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट डीपीएसपी। कंक्लूजन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन अ डेलिकेट बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटी एंश्योर बोथ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड कलेक्टिव वेलफेयर। ठीक है ना। इमरजेंसी प्रोविजन 352 के अंदर वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन ग्राउंड है होल इंडिया के लिए और किसी पार्ट के लिए हो सकता है। आर्म्ड रिबेलियन इंटरनल रिबेलियन रिमूव हो गया, मतलब इंटरनल डिस्टर्बेंस था, इंटरनल डिस्टर्बेंस है ना, डिस्टर्बेंस, तो उसकी जगह पे आर्म्ड रिबेलियन उसको लिख दिया गया, अमेंड हो गया है ये चीज़। इमिनेंट डेंजर
इज़ इनफ टू इन्वोक, ज़रूरी नहीं है कि हो ही जाए, इमिनेंट डेंजर होगा तो इन्वोक करी जा सकती है। इन्वोकेशन कैन ओनली बी इन्वोक्ड ऑन रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट नॉट द प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट, मतलब ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट नॉट ऑन द विम्स एंड फैंसीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। नाउ प्रेसिडेंट रूल 356 इंडिविजुअल स्टेट के फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, आर्टिकल 356 365 के अंदर भी ये लगाया जा सकता है अगर स्टेट फॉलो नहीं करती है। बोम्बई केस करप्शन और माल एडमिनिस्ट्रेटिंग कैन नॉट बी द आइडिया, मतलब कैन नॉट बी द क्राइटेरिया। अगर करप्शन और माल एडमिनिस्ट्रेशन है तो उस पर केसेस चलाए जा सकते हैं, पर वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाना सही नहीं है, ऐसा बोला गया था। लेकिन अगर रिलीजियस ग्राउंड पे कुछ हो रहा है तो कर सकते हैं। 365 बता ही दिया मैंने, अगर स्टेट सेंटर के हिसाब से कंप्लाई नहीं करती हैं तो दे आर बाउंड टू फेस मतलब प्रेसिडेंट रूल। ना फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 की बात करते हैं, वेयर ऑल ऑफ द इंडिया और पार्ट ऑफ इट में लगाई जा सकती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है तो यहाँ पे यूनिटरी सिस्टम हो जाता है, फाइनेंसेस ऑफ स्टेट कंट्रोल में आ जाते हैं सेंटर के, एंड स्टेट अपने हिसाब से कट कर सकती है जो भी सैलरी वगैरह इनको एम्प्लॉयज़ को अपने दे रही है और जो भी इन्वेस्टमेंट कर रही है उस हिसाब से देख सकती है। Approval and duration of national emergency approval must be both the houses with a special majority within a 1 month from the issue of the date. If Lok Sabha dissolve हो जाती है तो within 30 days of sitting. Extension post 6 months, the same process must be followed to extend for another 6 months. Validity can be extended independently. President rule approval within 2 month होना चाहिए, तो जो नेशनल इमरजेंसी वो 1 मंथ के अंदर, within 2 मंथ। सिंपल मेजॉरिटी एक्सटेंशन हो सकता है अगर मतलब अगर जैसे हमारी पार्लियामेंट नहीं है तो 30 डेज़ के अंदर हो जाना चाहिए, मतलब उसके आने के बाद, अगर हमारी वो लोकसभा नहीं है, डिजॉल्व है या फिर, ठीक है। पोस्ट 6 मंथ द सेम प्रोसेस मस्ट बी फॉलो टू एक्सटेंड 6 मंथ, बियॉन्ड 1 ईयर इट कैन ओनली बी एक्सटेंडेड इफ नेशनल इमरजेंसी एग्जिस्ट करती है। इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई कर बस ये कहती है कि इलेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल फॉर कंडक्शन बैलेट फॉर मैक्सिमम 3 ईयर्स, तब कंडक्ट कराने ही पड़ेंगे इलेक्शंस। ना फाइनेंशियल इमरजेंसी बात करते हैं, सेम एज प्रेसिडेंट रूल, नॉट रिक्वायर्ड एक्सटेंशन indefinitely until the president call it off. Termination national emergency if total member of the Lok Sabha give a written notice to speaker और president अपने आप कह देता है तो special sitting must be held within 14 days. Termination requires a simple majority in the Lok Sabha, ठीक है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। President rule only when president call off, financial emergency only when president call off. Effect of fundamental right, national emergency में article 19 automatically suspend हो जाता है, 358 आर्टिकल तो दिया हुआ है for the एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द इमरजेंसी है, और 2021 को छोड़ के 359 में दिया हुआ है कोई भी हो सकता है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी पे, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट जो प्रेसिडेंट के जो ऑर्डर में लिखा होगा वही होगा। प्रेसिडेंट रूल नो इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट, इमरजेंसी में नो इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल की बात करते हैं। अब देखो मैं थोड़ा जल्दी इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि हमें जल्दी जल्दी रिवाइज करना है एंड हार्डली इसकी 2-3 वीडियो बनाऊंगा तो अपना 2-2.5 घंटे में मैक्सिमम पॉलिटी रिवाइज हो जाएगी। जो अलग से रह जाएगा उसको लक्ष्मीकांत की PDF से हम कवर कर लेंगे और जो छोटी मोटी चीज़ें रह जाएंगी उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस में आने वाली वीडियोस में ऐड कर दूंगा, कमेंट पे भी ऐड कर दूंगा जो भी एक्स्ट्रा है। अगर अब देखो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल की बात करते हैं, नेशनल इमरजेंसी में स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नॉट डिसमिस्ड बट टेक्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर ऑन ऑल मैटर। नेशनल इमरजेंसी केस में प्रेसिडेंट रूल में डिसमिस हो जाता है। Chief Minister and Council of Ministers, the Governor with the help of the Chief Secretary carries out administration on behalf of President. Finance emergency, state are bound to follow the financial guidelines of the center and follow the basically canons of the financial propriety, जो कि टर्म लिखा हुआ है। The center can reduce the salaries of the judges of the High Court and other functionaries, ठीक, सेंटर कर सकता है ये। ना लेजिस्लेटिव कंट्रोल की बात करते हैं। लेजिस्लेटिव कंट्रोल कैसे आता है, तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट डिसमिस्ड बट द सिस्टम बिकम यूनिटरी, लॉ कैन बी पास्ड ऑन द स्टेट सब्जेक्ट बाय द पार्लियामेंट, सच लॉ रिमेन्स इनऑपरेटिव आफ्टर 6 मंथ ऑफ इमरजेंसी, खत्म हो जाएंगे अपने आप। प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट कैन आइदर सस्पेंड और डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इफ सस्पेंडेड, पार्लियामेंट के एक्सरसाइज लेजिस्लेटिव फंक्शन और डेलीगेटेड टू द अदर अथॉरिटी, लॉ रिमेन ऑपरेटिव थ्रू आउट, व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन प्रेसिडेंट कैन प्रोमulgate ऑर्डिनेंस टू ऑथराइज एक्सपेंडिचर फ्रॉम द स्टेट कंसोलिडेटेड फंड पेंडिंग सेंक्शन फॉर द पार्लियामेंट, ठीक है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कर लेते हैं। नो डायरेक्ट लेजिस्लेटिव कंट्रोल है बट फाइनेंशियल गाइडलाइंस फॉलो द canons of the financial propriety by the state which are set by the or provided by the center. Key point from Supreme Court cases है बोम्बई केस 1984 करप्शन maladministration केस पे प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया जाता है। imposition of president rule is subject to judicial review। बोम्बई केस मिनर्वा मिल्स में emphasize balance between fundamental right PSPSR। बोम्बई केस related है president rule must be based on valid ground, है ना, subject to judicial scrutiny। Conclusion, national emergency focus on external and internal threat with significant impact on the fundamental right and federal structure। President rule addresses failure of the constitutional machinery in the state with the limited impact on the fundamental right। Financial emergency की बात करते हैं। ensure financial stability with no direct impact on the fundamental right but the significant control of the state finances, ठीक है। parliamentary system और the president system। तो अभी हम 22nd पेज की तरफ
मतलब 22 पेज हो गए हमारे, रह कितने गए, लेट मी चेक इट। तो अराउंड है कितने ये, तो अराउंड 57 पेजेस तक हैं, तो अभी 22 हो गए हैं। और मैं सोचता हूँ थोड़ा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगी तो इसको 3 पार्ट में हम ख़त्म कर लेंगे। और थर्ड पार्ट में मैं एक्स्ट्रा में कुछ स्लाइड्स ऐड कर दूंगा जिसमें भी मतलब थोड़ा बहुत हम इन्फॉर्मेशन यहाँ वहाँ की जो भी एक्स्ट्रा है, जो भी करंट में, उसको नोट करके डाल देंगे। आप कमेंट में बताना ये पार्ट कैसा लगा और ये रिवीजन कैसा इफेक्टिव लग रहा है। इसमें मैं जो चार्टर वगैरह हैं उनको भी कुछ एडिशन यहाँ पे कर दूंगा, तो चार्टर इसमें हम थोड़ा पढ़ लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज़ पार्ट 1, वी विल कवर इट इन पार्ट, 3 पार्ट में हम अच्छा खासा कवर कर लेंगे इसको, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो भी डाउट हो कमेंट में पूछ लेना, और कहीं पे भी कुछ हो तो पूछ लेना। बाकी जो भी चीज़ आपको पूछनी होगी मेंशन कर देना, मैं बता दूंगा। प्लस आप भी अगर कुछ बताना चाहें कुछ एक्स्ट्रा तो आप भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी। थैंक यू।